Hello students, welcome back. So we have to start with the new topic right now, that is methods of tracing evolutionary relationships. In previous lecture we have gone through a bit who was responsible for this all evolutionary process to explain us. That was the Charles Darwin, जिसके बारे में हम थोड़ी सी डिटेल वहाँ पे पढ़ी, and I gave you a brief account there, but in detail we have to go through this lecture. So methods of tracing evolutionary relationship, इसका मतलब क्या है कि हमें किस तरह पता चला कि एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें करना ज़रूरी हैं, वो चार्ल्स डार्विन ने की। अब देख लीजिए, इन चीज़ों से हमारा कुछ रिलेशन निकलता है, किसके साथ? डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के साथ। तो उस वजह से हम इस चीज़ को पढ़ेंगे। सो पहला जो पॉइंट मैंने आपको बताया था, 3 4 5 पॉइंट हैं इसके अंदर, जिनको मैं अभी आपको डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर ब्रॉडली डिफाइन करके एक्सप्लेन करेंगे हम लोग। एवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन। सबसे पहले एवोल्यूशन और क्लासिफिकेशन का क्या रिलेशन है? अब मैंने आपको बताया था कि क्लासिफिकेशन के अंदर फ्लोरा और फौना को डिस्ट्रीब्यूशन की जाती है, जो आपने पढ़ा हुआ 9th के अंदर, दैट इज हायरार्कियल क्लासिफिकेशन। ठीक है ना, उनमें ग्रुपिंग कैटेगराइज करके सिमिलर कैरेक्टर्स वाले ऑर्गेनिजम्स को अलग ग्रुप में रखा जाता है, बाकी को अलग ग्रुप में रखा जाता है। तो ये सारे का सारा जो सिस्टम चलता है वो इसलिए होता है सो दैट वी कैन गेट द डिफरेंट वेराइटीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सिमिलैरिटीज। तो इसलिए इस चीज के अंदर बहुत सारी ऐसी ग्रुपिंग थी, कैटेगरीज थी, जिनको कैटेगराइज अलग अलग किया गया था, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की आपस में रिलेशन मिलती थी। इज दैट क्लियर? ओके, ऑलराइट। नाउ नेक्स्ट इज होमोलॉगस ऑर्गन्स। तो होमोलॉगस ऑर्गन्स एंड ट्रेसिंग इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। तो इन होमोलॉगस ऑर्गन्स का इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के साथ क्या ताल्लुक है? तो इसके बाद हमारे पास इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। पहले तो मैं ये बताता कि होमोलॉगी क्या है, होमोलॉगस ऑर्गन्स क्या हैं, उसके बाद हम आएंगे कि इनका ऐसे रिलेशनशिप किस तरह से हो सकता है। कंफ्यूज ना होइएगा, मैंने लिख के रखा है, सिर्फ आप नजर रखें, साथ साथ में चले मेरे, इट विल बी इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड। सो होमोलॉगस ऑर्गन्स, तो एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, तो होमोलॉगस ऑर्गन्स कौन से होते हैं? दीज आर दोज स्ट्रक्चर्स which are different in appearance and perform different functions. दिखने में अलग, फंक्शन अलग, बट उनका जो बेसिक प्लान है, डेवलपमेंटल प्लान जिस बेस पे वो बने हैं, वो हमेशा क्या होता है? वो हमेशा ओरिजिन जो उनका होता है वो सिमिलर होता है, ठीक है ना। सो वी कैन राइट इट, दे परफॉर्म इन अपीयरेंस, दे आर डिफरेंट इन अपीयरेंस एंड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस, बट दे आर सिमिलर विद स्ट्रक्चर एंड द डेवलपमेंटल ओरिजिन। अब एग्जांपल ले लीजिए, जो हमारे हाथ हैं, 4 limbs ऑफ वी पीपल, 4 limbs ऑफ बर्ड्स, बैट्स। अब देख सकते हैं 4 limbs का ओरिजिन सेम है, बिकॉज हम सब के सब पेंटाडेक्टाइल है, दैट मींस वी हैव 5 डिजिट्स, 5 उंगलियां। इसी तरह बर्ड्स के अंदर भी है और बैट्स के अंदर भी है, और उनकी जो अरेंजमेंट ऑफ बोन्स, मसल्स, वेन्स जो होती है, ये सब की सब क्या होती है? सिमिलर होती है। बट if you perform, if you see their functions, they all are different. इनके 4 limbs, they are modified into wings, but we people use this for some other purpose. So that means this difference also tells something, and they have some common basic plan. तो उस वजह से भी इसको भी हम ट्रेस कर किया गया एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद अगर आप दूसरी चीज देखें, दूसरी चीज होमोलॉगस ऑर्गन को दूसरी चीज में बताया जाता है डाइवर्जेंट, राइट। सो डाइवर्जेंट ऑर्गन से बोले, डाइवर्जेंट बोले यहाँ होमोलॉगी, HOMOLOGY, होमोलॉगी भी बोला जाता है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ होमोलॉगी, इस नाम से भी इसको जाना जाता है, ओके। या तो डाइवर्जेंट ऑफ इवोल्यूशन या होमोलॉगी के नाम से भी जाना जाता है। सो दिस इज अबाउट होमोलॉगस ऑर्गन्स। बट नेक्स्ट इज एनालॉगस। देखिए, बहुत ही इसकी अपोजिट टर्म है, होमोलॉगस की अपोजिट टर्म एनालॉगस। सो एनालॉगस ऑर्गन्स कौन से हुए? ये वो ऑर्गन्स हैं, ये वो स्ट्रक्चर्स हैं जो डिफरेंट हैं उनके बेसिक में, देयर डिफरेंट बेसिक स्ट्रक्चर्स एंड डेवलपमेंटल ओरिजिन। यहाँ पे सेम क्या था? सिमिलर था, बेसिक डेवलपमेंटल और ओरिजिन सिमिलर था, बट यहाँ पर डेवलपमेंटल स्ट्रक्चर इनका बिल्कुल बेसिक जो है वो प्लान डिफरेंट है। अपीयरेंस में क्या है? वो सिमिलर, अपीयर सिमिलर, परफॉर्म सिमिलर फंक्शन, दिखते एक जैसे हैं और एक ही काम उनका है, इसलिए इसको बोला कन्वर्जेंट, ठीक है ना। हम बाहर से कम पे आ रहे हैं, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, और इसको बोला जाता है एनालॉजी। अब एग्जांपल ले लीजिए, विंग्स किसके? बर्ड्स के और इंसेक्ट्स के। इंसेक्ट का जो विंग होता है ना, दैट इज एक्चुअली द मॉडिफिकेशन ऑफ स्किन,
इंटीग्मेटरी, वो मॉडिफिकेशन ऑफ स्किन। बट बर्ड्स की जो विंग्स होते हैं दे आर मॉडिफाइड फोर लिम्स। आपको पता है मॉडिफाइड फोर लिम्स, अगले वाले बाजू उनको मॉडिफाई किया गया है, वो फोर लिम्स को मॉडिफाई करके विंग्स में बनाया गया। सो अब अगर आप इनको देखें कि इंसेक्ट का फंक्शन उड़ने का है, विंग्स का, बर्ड्स का भी फंक्शन क्या है, उड़ने का, दैट मींस दे आर सिमिलर फंक्शन, बट एज फार एज द डेवलपमेंटल प्लान इज कंसर्न डिफरेंट। इसके फोर लिम्स से बना है, इसके स्किन से बना है। इसका मतलब उनका डेवलपमेंटल स्ट्रक्चर जो प्लान है ओरिजिन का वो डिफरेंट है, मगर फंक्शन उनका सिमिलर है, उड़ने के काम आते हैं। दिस इज व्हाट एनालॉगस ऑर्गन्स टेल्स अस अबाउट। So that means if you compare it in broader terms, they actually gave us in that there is an adaptational changes, right, throughout the period that is coming through these generations. Okay, next is very important paleontology and evolutionary relation. Paleontology क्या हुआ? Paleontology ये स्टडी होती है किसकी? पोस्ट लाइफ पीरियड की, पीछे जो वक्त गुजरा, चाहे वो मिलियंस में है, चाहे वो कितने भी करोड़ों साल के हिसाब से है, तो उस सब के पीरियड को जानना, और वो जानते हम किससे हैं? हाउ कैन यू रीड अबाउट 500 मिलियन ईयर्स अगो? यू कैन रीड इट, यू कैन गेट द इंफॉर्मेशन ऑफ दोज ऑर्गेनिजम्स बाय फॉसिल रिकॉर्ड्स, जो वहाँ पर उनका मरने के बाद बचा कुछ चीज़ें रही हैं, ठीक है ना, जो भी वहाँ पर बचा हुआ रिमेन्स उसके हैं, उनके बारे में आप पढ़कर उनसे जान सकते हैं कि भाई ये ऑर्गेनिज्म यहाँ से अगर खत्म हो गया, एक्सटिंक्ट हो गया, क्या क्या कैरेक्टर रहे होंगे। ठीक, तो फॉसिल रिकॉर्ड्स की बेस पर पैलियोंटोलॉजी चलती है पोस्ट। अब नाउ व्हाट आर फॉसिल रिकॉर्ड्स? दे आर द रिमेन्स ऑफ हार्ड पार्ट ऑफ द एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स। फॉसिल रिकॉर्ड्स आर रिमेन्स ऑफ हार्ड पार्ट ऑफ एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स। अब ये जो एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स हैं, ये जिस एरिया में मरे होंगे या जिस एरिया में खत्म हो गए होंगे, उनके वो जो रिमेन्स हैं, उनके जो बचा कुचा वहाँ पे मटेरियल रहा है इन द फॉर्म ऑफ एनीथिंग आई शुड से, तो वो कहाँ मौजूद होगा? या तो वो सेडिमेंट्री रॉक्स में होंगे, या वो सैंड में, या वॉल्केनिक ऐश, आइस, मड, इन चीज़ों में वो कोई ना कोई उसका पार्ट रह गया होता है, जहाँ से आप इस रिकॉर्ड को हासिल कर सकते हैं। फिर पढ़ा हुआ कार्बन 14 डेटिंग, एस्ट्रा, वो सब चीज़ें, वो सब इसके अंदर आता है। सो अगर आप इसको और थोड़ा देखें कि किस तरह से होगा, अगर आप देखें तो सबसे पहले अगर आप रॉक्स की ही बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स जो होगा वो किस में होगा? डिफरेंट लेयर्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। जुरासिक टाइम एक अलग है, डिवोनियन टाइम एक अलग है, 500-600 मिलियन साल, 200 मिलियन साल पुराना पीरियड, उनके बारे में जानना, उनके बारे में रिकॉर्ड्स लेना, निकालना और चेक करना कि इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन वी पीपल, बिटवीन द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म एंड द प्रीवियस सिंपलर वंस। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज दैट इज अ मिसिंग लिंक्स। मिसिंग लिंक्स क्या है? मिसिंग लिंक्स के बारे में अगर आप बात करें तो ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो खत्म हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए हैं, मगर उनके कुछ कैरेक्टर्स ऐसे थे कि वो दो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टर्स को बियर करता था। अपने पास उनके दो कैरेक्टर्स, ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर, लाइक आर्कियोप्टेरिक्स, ठीक है ना, इसकी एग्जांपल आपने लिखनी है। आर्कियोप्टेरिक्स टीथ, टेल के हिसाब से और इसकी टंग के हिसाब से इट इज एज सिमिलर एज टू बर्ड्स। तो फिर हम जो कंक्लूजन लेते हैं कि भाई बर्ड्स हमें जो है शायद दे आर ऑफ एक्चुअली द मॉडिफिकेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर organism। Anyways, so paleontology is actually the fossil records which are supposed to tell us about all the remains which are previously, and we read it out and we get the relationship of present organism and the previous one. Alright, उसके बाद 3-4 के बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि मॉलिक्यूलर फिजियोलॉजी ऑफ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। मॉलिक्यूलर फिजियोलॉजी की जब आप बात करें, व्हाट इज फिजियोलॉजी? व्हेन वी स्टडी अबाउट द एक्सटर्नल कैरेक्टर, बट मॉलिक्यूलर फिजियोलॉजी के बारे में बात करें तो मॉलिक्यूलर लेवल पर जब आप चीज को देखते हैं उसका मतलब क्या होगा? डीएनए लेवल पर। किस लेवल पर? तो डीएनए लेवल पर जब आप देखते हैं इज देयर एनी मॉडिफिकेशन, चेंज और एनीथिंग लाइक दैट, अगर वहाँ पे चेंज हुई है, मॉडिफिकेशन हुई है, किस लेवल पर? मॉलिक्यूलर लेवल। तो मॉलिक्यूलर लेवल पर चेंज होने का मतलब क्या है? प्रोटीन चेंज होंगे, एंजाइम्स चेंज होंगे। तो हम क्या करते हैं? हम एंजाइम्स की कैटेगरीज को देखते हैं, चेक किया जाता है आपस में कि कितना रिलेशनशिप डिफरेंस होगा इन प्रेजेंट डे ऑर्गेनिजम्स। सो डीएनए के लेवल, दैट मींस जीन लेवल पर ये चीज होती है। जितने भी ये चेंज आती हैं, ऑल दीज चेंज आर ट्रेस्ड आउट एंड आर यूज्ड एज एन ट्रेसिंग एजेंट्स। ट्रेसिंग एजेंट के तौर पर इनको इस्तेमाल किया गया।
ताकि हम ये जान सकें कि हमारा जो प्रेजेंट कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है ये प्रीवियस ऑर्गेनिज्म से आया है कि नहीं आया है. Okay, I hope all this is understood. Make the notes and go through it. This is the last topic of this chapter. I hope आपको समझ आया होगा. If there is any query related to this topic or anything previously we have gone through, you can write it in the comment box and also let me know that are you satisfied with the lecture and all those things. Okay, do like it, share it and comment. Thank you so much. All the best. God bless you all.